इस वीडियो में हम लोग म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। म्यूटेशन एक कैसा होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होता है, कैसा कैरेक्टर होता है रिसेसिव, जो हमेशा रिसेसिव कंडीशन में रहता है और सबसे ज़्यादा कैसा होता है, हार्मफुल होता है। अगर हम देखें तो म्यूटेशन जो टर्म है ये किसने दिया था, ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। ह्यूगो डिवरीज एक बहुत साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े ह्यूगो डिवरीज, जिन्होंने ओनियोथेरा लामार्कियाना में डिस्कवरी करी थी। इन्हीं ह्यूगो डिवरीज का नाम आप एवोल्यूशन में भी देखेंगे, वहाँ पर भी उन्होंने म्यूटेशंस के बारे में ही डिस्क्राइब किया था। इस म्यूटेशन को उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था जिसका नाम है द म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन मतलब उन्होंने बताया था कि सडन चेंज इन ए जेनेटिक मटेरियल, किस तरीके से डीएनए आरएनए में होने वाला अचानक चेंज ही क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। अगर हम बात करें म्यूटेशन के बारे में, दो और साइंटिस्ट ने बोला म्यूटेशन एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। बैटसन ने बोला कि कंटिन्यू नहीं चलता है स्पीसीज टू स्पीसीज या उनके प्रोजेनीज में, और चार्ल्स डार्विन ने बोला ये एक स्पोर्ट मतलब कि एक अचानक आने वाला एक करैक्टर है। ह्यूगो डिवरीज ने जब म्यूटेशन की डिस्कवरी करी थी तो वो इवनिंग प्राइमोस एक प्लांट होता है जिसको ओनियोथेरा लामार्कियाना इसका बोटेनिकल नेम होता है, वहाँ पर उन्होंने कई सारे चेंजेस देखे थे उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स में। और इसके बाद उन्होंने 54,343 प्लांट को देखा, जहाँ पर उनको कितने म्यूटेशंस देखने को मिले थे, 834 म्यूटेशंस उसी के देखने को मिले थे। एच.जी. मुलर जो एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल म्यूटेशन की डिस्कवरी करी थी। आर्टिफिशियल म्यूटेशन मतलब कि वो म्यूटेशन जो अपने आप डीएनए में नहीं हुआ है, जिसको एक्सरेज की हेल्प से कराया गया था, किसमें, ड्रोसोफिला में। वो किसने किया था, एच.जी. मुलर ने किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। एक्टिनोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रेडिएशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, जो इन्होंने एक्सरेज डाली थी, रेडिएशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको स्टडी करना ही क्या कहलाती, एक्टिनोबायोलॉजी कहलाती। अब हम लोग देखेंगे म्यूटेशन कितने टाइप का होता है, क्या होता है। म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज इन ए जीन। अगर किसी भी जीन के कारण कोई भी चेंजमेंट क्रोमोसोम में होता है तो इस तरह का म्यूटेशन हमारा कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक। और अगर केवल जीन में म्यूटेशन हुआ है और वो जीन म्यूटेशन जो है वो जीन को ही इफेक्ट कर रहा है, तो इस तरह का म्यूटेशन हमारा कहलाता है इंट्राजेनिक। क्रोमोसोमल म्यूटेशन की अगर हम बात करें, दो टाइप से होगा। जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम, हमने मान लिया मेरे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। अगर ह्यूमन के क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन हो रहा है जिस वजह से उसके नंबर में कोई चेंजमेंट आ रहा है, तो ये हमारा कहलाता है न्यूमेरिकल म्यूटेशन। और अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट आ रहा है तो इस तरह का म्यूटेशन क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल म्यूटेशन कहलाएगा। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल म्यूटेशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल म्यूटेशन 4 टाइप का होता है। पहला डिलीशन होता है, उसके बाद डुप्लीकेशन होता है, उसके बाद ट्रांसलोकेशन होता है, और फिर क्या होता है, इन्वर्जन। हमने देखिए डिलीशन क्या होता है। डिलीशन के बारे में अगर हम देखें तो हमने ये बोल दिया, मान लीजिए एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में, जैसे ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, हमने बोल दिया इस क्रोमोसोम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 6 जीन हैं। हमने कह दिया कि किसी तरह से ये जो थर्ड वाला जीन है ये खत्म हो गया, डिलीट हो गया, तो ये इस 3 की वजह से किसके पर इफेक्ट पड़ा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ा, तो यही हमारा म्यूटेशन क्या कहलाया जाएगा, डिलीशन। तो जो डिलीशन मतलब कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम पर किसी भी तरह से अगर कोई भी जीन डिलीट होता है जिससे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह की फिनोमेना क्या कहलाती, डिलीशन कहलाती। उसके बाद डुप्लीकेशन होता है। अगर मान लीजिए कहीं से भी एक थर्ड क्रोमोसोम यहाँ पर पहले से ही था और एक थर्ड क्रोमोसोम आकर और यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये क्या होता है, हमारा डुप्लीकेशन। क्या होता है, डुप्लीकेशन। तो डिलीशन और डुप्लीकेशन मतलब डबल होना, ठीक। उसके बाद ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम का हमने ये सेट ले लिया, एक क्रोमोसोम का सेट ये ले लिया, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ से 9, 10 वाला उठकर यहाँ पहुँच गया और यहाँ से 3, 4 वाला उठकर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो जब कभी भी जीन का इंटरचेंज होता है, मतलब कि चेंज हो जाते हैं जीन के सेगमेंट, जिससे इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर चेंजमेंट आता है, इस तरह की फिनोमेना कहलाती है हमारी ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है, इन्वर्जन की प्रोसेस में हम लोग को देखने को मिलता है किस तरीके से जो जीन है, जिस तरीके से क्रोमोसोम है, वो अपने आप को 180 डिग्री पर कन्वर्ट करता है। किस तरह से, इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एक नॉर्मल जीनोम का पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद में क्या कर गया, ये इन्वर्ट कर गया, मतलब कि जो एफ वाला पार्ट है वो इधर आ गया और डी वाला पार्ट कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो जब कभी भी सेंट्रोमेयर से
कोई भी चीज़ टूटती है मीन्स ऐसी जगह से जहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और वहाँ से अगर कोई भी चीज़ इन्वर्ट हो जाती है उसी क्रोमोसोम पर वापस जुड़ रही है, तो इस तरह का जो लोकेशन कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह का जो चेंजमेंट कहलाता है, स्ट्रक्चरल चेंजमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर 46 क्रोमोसोम में कोई भी नंबर ऑफ चेंजमेंट आ रहा है, अब मैंने ये बोल दिया कि जैसे 46 क्रोमोसोम है, उस 46 क्रोमोसोम में किसी भी एक क्रोमोसोम का बढ़ जाता या एक क्रोमोसोम घट जाता है, तो मतलब 46 से 47 होंगे या 45 होंगे। अब वो 46 या 45 पर्टिकुलर एक सेट पर जुड़ेंगे। जैसे हमने बोल दिया 46 क्रोमोसोम, मतलब कि हम लोगों के पास कितने सेट है? 23 सेट है। कितने हैं? 23 सेट है। उन 23 में किसी भी एक सेट पर जाना या किसी भी एक सेट से कम होना, जब कभी भी क्रोमोसोम की इस तरीके का चेंजमेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। तो चेंजमेंट हो रहा है, किस में हो रहा है? एक पर्टिकुलर सेट के क्रोमोसोम में, एक पर्टिकुलर सेट के क्रोमोसोम में। तो एक पर्टिकुलर सेट, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 21 नंबर क्रोमोसोम हो, चाहे 22 हो क्रोमोसोम हो, या फिर 5 हो, किसी भी क्रोमोसोम में अगर कोई भी चेंजमेंट इस तरह का आ रहा है, जब वहाँ पर कोई चीज़ एक क्रोमोसोम जुड़ेगा एक क्रोमोसोम, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एन्यूप्लॉइडी। जैसे एन्यूप्लॉइडी को हम लोग दो तरह से देखेंगे। एक तो हमारी होती है हाइपोप्लॉइडी और एक हमारी होती है हाइपरप्लॉइडी। हाइपो मतलब होता है कमी होना, हाइपो मतलब क्या होता है? कमी होना, और हाइपर मतलब होता है बढ़ जाना। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है और 46 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, कहीं से भी कम हो रहा है, तो इसको हमने बोल दिया मोनोजोमी। क्या बोल दिया? मोनोजोमी। दो क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, मतलब हमने बोल दिया एक 21 से कम हो रहा है, एक 19 से कम हो रहा है, तो अलग अलग सेट से हुए, तो हमने बोल दिया 2n-1 जो 21 से कम हुआ, और 2n माइनस और फिर -1 ये किससे कम हुआ? 19। तो मतलब जब अलग अलग सेट से क्रोमोसोम डिलीट होते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल मोनोजोमी। कम एक ही एक हुआ है लेकिन दोनों अलग अलग सेट से हुए, इसलिए डबल मोनोजोमी। नलीजोमी मतलब क्या होता है? जब कभी भी पूरा का पूरा एक सेट खत्म हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नलीजोमी। मतलब 2n से पूरा का पूरा एक सेट चला गया, चाहे वो 21 नंबर क्रोमोसोम का पूरा सेट चला गया हो, चाहे मदर फादर का, और चाहे वो 19 का चला गया हो। तो इस तरह की फिनोमेना हमारी क्या कहलाती है? हाइपोप्लॉइडी कहलाती है। नेक्स्ट होता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी मतलब एडिशन। सेम वही, जितने क्रोमोसोम थे एक जुड़ गया, ट्राइजोमी। अलग अलग सेट पर जुड़े हैं, डबल ट्राइजोमी। और अगर दो इकट्ठे आकर कहीं पर किसी भी एक सेट पर जुड़ गए हों, तो वो हमारा क्या कहलाता है? टेट्राजोमी कहलाता है। यूप्लॉइडी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूप्लॉइडी क्या करता है? यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ सेट्स थे, मतलब अगर 23 हैं तो नए 23 ही आए। तो इस तरह का जो हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? यूप्लॉइडी। मतलब कि फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मान लीजिए 2 क्रोमोसोम है, तो 2 अदर कहीं से भी आ जाए तो टोटल 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्लॉइडी कंडीशन कहलाती है। ये प्लॉइडी दो प्रकार की होती है, एक ऑलोप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, और एलोपॉलीप्लॉइडी। जरा पहले समझिए प्लॉइडी का मतलब यहाँ पर क्या है। हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फुल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसके कई सारे मल्टीपल फॉर्म बन जाते हैं। जैसे हमारे अंदर 46 है, तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम कैसा सेट है? डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और ऐसा ही सेट आ जाए, मीन्स दो तो हमारे पास है ही, एक मदर वाला एक फादर वाला, तो ये हमारे हो गए 2n, और एक और कहीं से आ जाए, तो अब हमारे पास कितने हो गए? 3n। तो जब कभी भी पूरा का पूरा एक सेट क्रोमोसोम का बढ़ेगा, 23 हमारे पास 46 थे ही, और एक और 23 आकर हमारे पास ऐड हो रहा है पूरा का पूरा सेट। इस तरह से जब कभी भी प्लॉइडी बढ़ती है, तो इसी प्लॉइडी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूप्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट का बढ़ना। ठीक, जैसे मोनोप्लॉइडी एक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। डिप्लॉइडी एक सिंगल सेट था, एक और सेट आ गया था, क्या हो गया? डिप्लॉइडी। 3 आ जाते ट्रिप्लॉइडी, 4 आ जाए टेट्राप्लॉइडी, 5 आ जाए पेंटाप्लॉइडी, 6 आ जाए तो हेक्साप्लॉइडी। तो मीन्स नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जब बढ़ते हुए चले जाते, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूप्लॉइडी बोलते हैं। यूप्लॉइडी दो प्रकार की होती है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी या फिर एलोपॉलीप्लॉइडी। सबसे पहले ऑटोपॉलीप्लॉइडी देखते हैं। हमने यहाँ पर दो पेरेंट्स लिए, दोनों पेरेंट्स के
क्रोमोजोम एक ही जैसे हैं, मतलब कि यहाँ पर भी ए क्रोमोजोम लिया, यहाँ पर भी क्या लिया, ए क्रोमोजोम। सेम F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन के बाद में हमने क्या कर दिया, इसको कॉल्सिसिन के साथ ट्रीटमेंट कर दिया। कॉल्सिसिन एक ऐसा केमिकल होता है जो किसकी फिनोमेना करवा देता है, जो डबल कर देता है, मतलब एस फेज को भी डबल कर देगा यहाँ पर। ठीक, एस फेज डबल होने के बाद में यहाँ पर जो F2 जनरेशन में जो प्लांट बनेंगे उनके अंदर ये डिप्लॉइडी कंडीशन ना पाकर कौन सी पाई जाएगी, टेट्राप्लॉइडी कंडीशन पाई जाएगी। तो जब कभी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ते हैं जिससे प्लॉइडी कंडीशन आती है, इस तरह को हम लोग बोलते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी। ये आप याद रख लीजिएगा। विटियस विनिफेरा ग्रेप्स को बोलते हैं, एप्पल में और रोज में, इनमें आपको हम लोगों को क्या देखने को मिलती है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी। जब कभी भी प्लॉइडी इन्वॉल्व होती है मींस प्लॉइडी लेवल तो बढ़ेगा, 2n से 3n बढ़ेगा, लेकिन दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर कौन सा है, बी है। F1 जनरेशन में ए इधर से आ गया, बी इधर से आ गया, हमने फिर से कॉल्सिसिन ट्रीटमेंट करवा दिया और अब क्या बन गया हमारा, ए बी बी। यहाँ पर अलग अलग क्रोमोसोम बन रहा है, इसलिए ये कैसा है, एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल आपको दो देखने को मिल रहे हैं, रफेनोब्रासिका और ट्रिटिकेल्स। रफेनोब्रासिका है क्या, पहले आप ये भी समझ लीजिए। रफेनस ब्रासिका जो होता है ये अलग वैरायटी है और ये अलग है। इसी तरह ट्रिटिकेल्स एक गेहूं की वैरायटी है और एक राई की वैरायटी है। अब बात करते हैं इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस या फिर जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की। जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और दूसरा हमारा क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूट मतलब कि चेंज होना। हमने बोला कि जीन में कभी भी कोई चेंजमेंट होगा उसमें एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। हमने ये नहीं बोला कि कौन सा किसको करेगा, लेकिन हाँ एक रिप्लेस करेगा, दूसरे को रिप्लेस कर देगा। इसके दो टाइप होते हैं, एक ट्रांजिशन और दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन मतलब होता है जब प्यूरिन प्यूरिन किसको रिप्लेस करे, प्यूरिन को। जब पायरिमिडीन किसको रिप्लेस करे, पायरिमिडीन, मतलब सेम ग्रुप वाले को रिप्लेस करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। तो आपको याद इस तरीके से रख लेना, ट्रांजिशन, टी फॉर ट्रांजिशन हो जाएगा आपका, और पी तो इससे याद रख लेना, टी हमेशा प्यूरिन से प्यूरिन में चेंज कर रहा है। जबकि ट्रांसवर्स करना मतलब होता है कि हम लोग कोई भी चेंज को क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज के साथ में ट्रांसवर्स कर दे रहे हैं, मतलब चेंज कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर प्यूरिन पैरामिडीन से भी रिप्लेस हो जाएगा और खुद प्यूरिन से भी रिप्लेस्ड हो जाएगा। तो इस तरह का जो हमारा कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, जब कभी भी नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो ऐड किए जाते हैं या डिलीट किए जाते हैं, जिससे कोडॉन को पढ़ने में चेंजमेंट आता है, तो इस तरह का फिनोमेना हमारा कहलाता है फ्रेम शिफ्ट। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आपको दे के रखा हुआ है नीचे, TAC थाइमिन एडेनिन साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन थाइमिन। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर C जो है वो आकर यहाँ पर जुड़ जाए, और आपको पता है 3 का कोडॉन होता है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 3 ये ना होकर के अब 3 कौन निकलेंगे, ये निकलेंगे। तो इससे क्या हो गया कि कोडॉन के पढ़ने का जो क्रम था, जो रीडिंग फ्रेम था, वो चेंज हो रहा है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम चेंज हो रहा है, पढ़ने का एक रिदम चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर मान लीजिए यहाँ से T हट जाए तो क्या हो जाएगा, तो भी CA के बाद यहाँ पर ये वाला T ना आकर के कौन सा आएगा, T ये वाला आ जाएगा, और TAG होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, AGA। तो इससे भी क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट। तो चाहे इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो, जब इंसर्शन और डिलीशन से कोडॉन के पढ़ने की रीडिंग चेंज हो जाती है, तो इस तरह की फिनोमेना हमारी क्या कहलाती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। दो डिफरेंट टाइप के और म्यूटेशंस होते हैं, इनको और देखिए, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, देखिए जब कभी भी कोडॉन, आपको पता है कि कोडॉन हर एक अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, अगर कभी भी ऐसा हो जिसमें एक कोडॉन का चेंजमेंट होने से एक अमीनो एसिड जो है वो दूसरी अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है, मीन्स एक कोडॉन चेंज होने के कारण जो अमीनो एसिड बननी चाहिए थी उसकी जगह कोई और अमीनो एसिड आ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन।
जो हम लोगों को किस में देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है, जहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाती है, वैलिन बन जाती है। मीन्स ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा, मिससेंस म्यूटेशन बनने। ऐसा नहीं है कि ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड नहीं है, ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन वो मिस म्यूटेशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वहाँ पर कौन सी कोडॉन अरेंज हो गया हमारा, अमीनो एसिड्स वैलिन हो गई है, जिस वजह से ये म्यूटेशन हमारा क्या कहलाया, मिससेंस म्यूटेशन कहलाया है, जो हम लोग कहाँ देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया में देखने को। उसके बाद नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है, नॉन सेंस म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जहां पर एक जो मीनिंगफुल कोडॉन बन रहा था जो अमीनो एसिड के लिए, वहां पर कोई टर्मिनेटिंग कोडॉन आ जाए। और आपको पता है टर्मिनेटिंग कोडॉन तीन ही होते हैं, UAA, UGA और UAG। अगर कोई भी कोडॉन था, वहां से कोई भी न्यूक्लियोटाइड हटा या कोई भी बेस हटा, जिस वजह से यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी वहाँ पर प्रेजेंट हो गया या कोई कोडॉन बन गया, तो इस तरह का म्यूटेशन क्या कहलाता है, नॉनसेंस म्यूटेशन, जो हम लोगों को देखने को मिलता है किस कंडीशन में, थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं म्यूटाजेंस के बारे में। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, म्यूटाजेंस वो एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग ज़बरदस्ती म्यूटेशन कराते हैं। मतलब कि अगर किसी चीज़ में हमें म्यूटेशन कराना है, चाहे पॉलीप्लॉइडी इंक्रीज़ कराने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इंक्रीज़ कराना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेनिक इफेक्ट। और जिनकी वजह से म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है उनको बोलते हैं म्यूटाजेंस बोलते हैं। सबसे पहले म्यूटाजेनिक इफेक्ट जो है वो एक्सरेज का देखा था। किसमें देखा था, बार्ली और मेज। बार्ली और मेज के अंदर, बार्ली और मेज में म्यूटाजेनिक इफेक्ट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेटलर। इन्होंने इस म्यूटाजेनिक इफेक्ट को देखा था और वहां पर उन्होंने ये बताया था किस तरीके से ये जो है वो सबसे पहले वर्क करती है। लेकिन सबसे पहले जो केमिकल म्यूटाजेंस का यूज़ किया था वो मस्टर्ड गैस का यूज़ हुआ था, जिसको ऑरियो बैक ने किया था। तो सबसे पहले हम लोग म्यूटाजेंस देखते हैं। म्यूटाजेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो मोस्टली होते हैं, एक फिजिकल और एक हमारे कैसे होते हैं, केमिकल। मतलब ऐसे कौन कौन से फिजिकल चीज़ें हैं जो म्यूटेशन करवाती हैं, तो हम लोग उनको फिजिकल म्यूटाजेंस बोलते हैं। और केमिकल हैं तो कौन कौन से केमिकल्स, तो सबसे पहले फिजिकल में देखते हैं, टेम्परेचर हो गया हमारा, और दूसरी हमारे हो गए हाई एनर्जी रेडिएशन। जितने भी टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर आप किसी भी का भी बढ़ाएंगे तो जिससे क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है जीन्स के अंदर। और हाई एनर्जी रेडिएशन चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, तो एक्स रेज और वाई रेज आयनाइजिंग रेडिएशन है, जबकि यूवी रेज कैसी है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल म्यूटाजेंस की। तो केमिकल म्यूटाजेंस सबसे पहले जो है वो ऑरीवैक ने डिस्कवर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। इसके अलावा जो केमिकल म्यूटाजेंस हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, नाइट्रस एसिड हो गया, LSDC हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलामाइड। उसके बाद में नाइट्रोमेथाइल यूरिया, प्रोफ्लेवरिन, ये सभी जो हैं, एक्रेनाइन डाइंस, ये सभी जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं।